काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। हमें ये इंटीग्रेट करना है और उसके लिए ये वाली चीज़ को यूज़ करना है। तो जिस चीज़ को यूज़ करना है वो है 0 to 1 e⁻⁻x²। वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी नज़र आता है। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन नोट डाउन कर लेते 0 to 1 x² e⁻⁻x² dx। बेटा अगर इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है मतलब ये इंटीग्रेबल फंक्शन बना। जब भी आपको प्रोडक्ट दिखता है ना दो फंक्शन का, तो आप सोचते हैं कि किसको u और किसको v बनाऊं। तो इसको v बनाना चाहिए, इसको सेकंड फंक्शन बनाना चाहिए, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन का आइडिया ऑलरेडी हमारे को है। लेकिन सर ये इंटीग्रेबल कब बनेगा, ये इंटीग्रेबल कब बनेगा? फॉर एग्जांपल देखो, आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो, करेक्ट है, लेकिन आप इसका इंटीग्रेशन नहीं ना जानते। कारण है कि जो x है उसके जगह कुछ अजीबोगरीब टर्म आ गई। अब ये इंटीग्रेशन हम लोग कर पाते अगर ये अजीबोगरीब टर्म का डेरिवेटिव वहीं पे दिया होता। ये तो सिंपल सी बात है, राइट। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे को x³ का इंटीग्रेशन पता है क्या है, बट दिक्कत तब आती है जब मुझे f(x) के क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। ये कैसे करेंगे? ये इजी हो जाता है अगर आपके पास f(x) का क्यूब है और साथ में f'(x) है, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। मतलब जो इंडेक्स फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होता है वो इंडेक्स फॉर्मूला अगर आपको यहाँ यूज़ करना है तो यहाँ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जबकि यहाँ पे देखो इंडेक्स फार्मूला यूज़ करना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो फिर आप इंडेक्स फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए बात को गौर से सुनेंगे। उस चीज़ का इंटीग्रेशन कर सकते हो जहाँ पे जो टर्म थोड़ी अटपटी सी है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो। तो एक बार वापस ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा। पहली बात तो ये है कि आपने इसको सेकंड फंक्शन माने v मानना है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन कुछ दिया हुआ है। बट मैं कह रहा हूँ कि ये इंटीग्रेबल फंक्शन तब होगा जब इसकी ये जो अटपटी सी टर्म है इसका डेरिवेटिव वहीं पे अवेलेबल होना चाहिए। अब आप सोचो -x² का डेरिवेटिव क्या होता है? -2x। वो तो क्रिएट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 0 to 1 आप यहाँ पे अगर ऐसा लिखे x टाइम्स e⁻⁻x² -2x, और बाहर में लेट से हमने -½ लिखा, तो क्या सब कुछ सही से एडजस्ट हो गया? -½ -2 कैंसिल आउट हो गया, x × x वापस आपके पास x² आएगा। और इससे बेनिफिट मिला कि अब आप इसको माने ये u या फर्स्ट फंक्शन और इसको मानिए v माने सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल अभी आप करिए। यहाँ पे ये क्या रहेगा? -½ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? u की टर्म एज इट इज़, v वाले का इंटीग्रेशन, तो इन बाई साहब का इंटीग्रेशन, इन बाई साहब का इंटीग्रेशन क्या होगा? वही क्यों? एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x होता है ना, तो ये e⁻x वाला ही फॉर्मेट है, क्योंकि जहाँ पे आपको लग रहा है कि e⁻x नहीं है वो मैनेज्ड है, उसका डेरिवेटिव वहाँ पे मौजूद है ना बेटा। तो अगर कोई भी अटपटी टर्म का डेरिवेटिव वहीं पे प्रेजेंट है तो आप उसको सिंपली x अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको e⁻x माना तो उसका इंटीग्रेशन तो e⁻x के नज़रिए से ही दिखेगा। ध्यान रखे मैं x को -x² पढ़ रहा हूँ, थोड़ा शांत दिमाग से सोचो तो समझ जाएगा। या अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं समझ रहा तो यू कैन गो बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आप ये इसको अलग से डील कर सकते हैं कि भाई -x² की जगह t रखूँ, ये करूँ वो करूँ। इट्स टोटली अप टू यू यार। हमने अभी अभी क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ u × v में u की टर्म एज इट इज़ रखी, v वाली टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया, और हम जानते हैं लिमिट्स के साथ चलेंगे। माइनस इंटीग्रेशन ऑब्वियसली सेम लिमिट्स के साथ, पहली टर्म x का डेरिवेटिव, दूसरी टर्म यहाँ की जो है वो तो कॉपी पेस्ट की जाती है सर, दैट्स इट। आगे क्या आएगा? -½ यहाँ पे बेटा पहले आप 1 को यूज़ करो तो 1 e⁻⁻1, और जैसे ही 0 को यूज़ करोगे तो 0 × एनीथिंग वुड बी 0, माइनस ये टर्म जो है ये गिवन है, यहाँ पे आप देखिए उसका आंसर a दिया जा रहा है। मतलब ओवरऑल आपके पास -½ और ब्रैकेट में क्या बना? e इनवर्स यानी 1/e एंड -a इट इज़। आप ये भी कर सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा? -1/2e
and next would be plus a by 2. This has to be your answer. I said ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं पूछेगा तो इसके रेफरेंस में कोई नया क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तरीका आपके ध्यान में आना चाहिए.